नव्या और शनाया के बीच हो रही बहस अब इतनी बढ़ गई थी कि वहां पर प्रिंसिपल खुद आकर खड़े हो गए थे। सर, अब आप ही बताइए, जिस बच्चे की माँ ऐसी है, उसके साथ हम अपने बच्चे को कैसे बिठाना पसंद करेंगे? आफ्टर ऑल, वी ऑल बिलोंग टू रेप्यूटेड फैमिलीज। अगर ये बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो मैं अपने बेटे को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। अब आप ही बताइए, आपको अपने स्कूल की रेपुटेशन प्यारी है या नहीं? शनाया ने गुस्से में कहा। नव्या उसकी बात पर जरा भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो ना ही अपना कैरेक्टर साबित करना चाहती थी और ना ही आरव के एडमिशन के लिए भीख मांगना चाहती थी। वो बस कॉन्फिडेंटली प्रिंसिपल की ओर देखकर उनके डिसीजन का इंतजार कर रही थी। प्रिंसिपल ने गहरी सांस लेते हुए नव्या और आरव की तरफ देखा। उन्हें भी समझ आ गया था कि वो लोग कितने इनोसेंट हैं। आरव का इस स्कूल में एडमिशन उसकी काबिलियत पर हुआ है। He has cracked the entrance exam and has got admission through normal procedures. हम बिना किसी वजह के आरव को यहाँ से एक्सपेल नहीं कर सकते। ये सुनकर शनाया और कनिका को बड़ा धक्का लगा। सर, आप जानते हैं कि शेखावत फैमिली कौन है और क्या कर सकती है? आप जो ये फैसला ले रहे हैं ना, उसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा, शनाया ने धमकाते हुए कहा। मिसेस शनाया, मैं शेखावत्स और उनकी पावर्स को अच्छे से जानता हूँ, फिर भी मैं ये डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। आरव को हम इस स्कूल से नहीं निकालेंगे और अगर आप अपने बेटे को यहाँ नहीं पढ़ाना चाहती हैं तो आप उसका एडमिशन विड्रॉ कर सकती हैं, प्रिंसिपल ने अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में कह दिया। आप अपने डिसीजन पर रिग्रेट करेंगे सर। एक बार फिर सोच लीजिए, आरव इस स्कूल से कहीं नहीं जाएगा, दैट्स फाइनल। अपना डिसीजन सुनाने के बाद प्रिंसिपल वापस स्कूल के अंदर चले गए। शनाया और कनिका घूरते हुए नव्या को देख रही थी। शनाया को अपनी इस हार पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल ने क्यों उसका फेवर नहीं किया। ऐसा क्या किया है तुमने? जरूर तुमने प्रिंसिपल को अपने फायदे के लिए अपने झांसे में कर लिया है, तभी तो वो तुम्हारी बात सुन रहे हैं। तुम जैसी लड़कियां और कर भी कह सकती हैं, कनिका ने सुनाते हुए कहा। जब वहां खड़े लोगों ने ये बात सुनी तो नव्या को और भी ज्यादा शक की नजरों से देखने लगे। किसी को नहीं पता था कि नव्या अब अविनाश आहूजा की वाइफ है। सबको ये लगने लगा कि शायद कनिका सही कह रही है। मेरा किससे क्या रिश्ता है, ये मुझे तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। कम से कम मैं तुम्हारी तरह अपने बहन के फियांसे को तो नहीं चुराती। नव्या ने भी इस बार करारा जवाब दिया। अपने भाई का जिक्र होते ही शनाया खुद को रोक नहीं पाई। नव्या, 6 साल पहले यू हैड स्पेंड नाइट विद समवन एल्स, मेरे भाई को धोखा दिया और अब अपनी ही गलतियों के लिए कनिका को ब्लेम कर रही हो। तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म है या नहीं? वो अपनी बात कह ही रही थी कि तभी नव्या ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। हाउ डेयर यू, बहुत पछताओगी, मुझे और मेरी फैमिली को जानती नहीं हो तुम। ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें नव्या, शनाया ने चिल्लाते हुए कहा। शनाया को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? समझती क्या हो तुम खुद को? जब मर्जी आएगी तब किसी को भी मार दोगी। तुम्हें तो मैं। कनिका शनाया के सपोर्ट में आगे आकर नव्या पर हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी नव्या ने उसके हाथ को पकड़कर पीछे की ओर मोड़ दिया। बैक ऑफ। ये नजारा देखकर हर कोई पीछे हट गया। सबको समझ आ गया था कि नव्या सिर्फ मेंटली नहीं बल्कि फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग थी। कनिका दर्द से कराह रही थी। तभी नव्या ने उसका हाथ छोड़कर उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। मेरे और मेरे बेटे के सामने दोबारा आने की कोशिश मत करना, नव्या ने कहा और आरव का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। कनिका और शनाया गुस्से से हाँफ रही थी। भीड़ में अपनी इतनी बेइज्जती होते देखकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तभी कनिका ने चिल्लाते हुए कहा, हे, याद है ना, अगले हफ्ते दादी का बर्थडे है, आना मत भूलना। कनिका के मुंह से मीनू दादी के बारे में सुनकर नव्या के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने तुरंत पलटकर कनिका की तरफ देखा। कनिका समझ गई थी कि उसका पैंतरा काम कर गया था। नव्या ने तुरंत उसके पास जाकर पूछा, दादी का बर्थडे? तुम्हें उससे क्या लेना देना?
तुम्हें तो उनका जन्मदिन याद भी नहीं रहता है, नव्या ने घबरा कर पूछा। वो दादी को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। दादी ऋषिकेश में अकेला फील कर रही होगी, ये सोचकर हमने उन्हें वापस बुला लिया है। वैसे भी अब तुम तो हो नहीं उनके साथ, तो उनका ख्याल हमें ही रखना है ना, कनिका ने नाटक करते हुए कहा। नव्या को पता था कि उसे दादी की जरा भी फिक्र नहीं है। कनिका, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर दादी को कुछ भी हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। नव्या की तड़प देखकर कनिका को खुशी मिल रही थी। डोंट वरी, अभी तक तो शी इज फाइन, इसलिए तो हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर तुम आओगी तो वो ठीक ही रहेंगी। हाँ, अगर तुम नहीं आई तो उनके ठीक रहने की कोई गारंटी नहीं है, कनिका ने उसे धमकाते हुए कहा। शेमलेस, हाउ डेयर यू, कम से कम दादी को तो अपने सेल्फिश गेम से दूर रखो। हदें तो तुमने 6 साल पहले ही पार कर दी थी, अब तुम इतनी गिर गई हो कि मुझे परेशान करने के लिए दादी को यूज कर रही हो। छी, नव्या ने चिढ़ते हुए कहा। अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। इन शॉर्ट, दादी की वेल बीइंग अब तुम्हारे हाथों में है। कनिका, अगर दादी को एक खरोच भी आई ना तो आई विल किल यू। इतना कहकर नव्या आरव का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। भले ही कनिका कह रही हो कि दादी ठीक है, पर नव्या को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि अगर दादी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार शायद वो खुद होगी। घर जाते वक्त वो यही सोच रही थी कि अगर मीनू दादी सच में घर वापस आ गई हैं, तो उन्होंने नव्या को कुछ क्यों नहीं बताया। पता नहीं वो लोग दादी को कैसे ट्रीट कर रहे होंगे, उसने घबराकर मन में सोचा। दादी भले ही एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी, लेकिन नव्या की माँ कविता की डेथ के बाद से ही वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। नव्या ने कई बार उन्हें कविता की फोटो के साथ रोते हुए देखा था। वो नहीं चाहती थी कि शिखा और कनिका दादी के जख्मों को ताज़ा करके उन्हें और दुख पहुंचाएं। दादी की फिक्र में नव्या का माथा फटा जा रहा था। उसे देखकर आरव ने पूछा, मम्मा, सुपर दादी वापस आ गई हैं क्या? वो हमसे क्यों नहीं मिली? वो उस घर में ठीक तो होंगी ना? वहां तो सब बैड पीपल रहते हैं। नव्या ने उसका हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहा। डोंट वरी आरव, सुपर दादी बिल्कुल ठीक होंगी, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। भले ही उसने आरव को दिलासा दे दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी मीनू दादी के लिए डरी हुई थी। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, मरियम ने नव्या का चेहरा देखते ही पूछा, नव्या, सब ठीक तो है ना? मरियम को पहले से ही खबर मिल गई थी कि स्कूल के बाहर क्या हुआ था। नव्या ने सोचा भी नहीं था कि उसके बिना बताए खबर इतनी जल्दी घर तक पहुंच जाएगी। हम बिल्कुल ठीक है आंटी। वो इतनी अपसेट थी कि इतना कहकर चुपचाप अपने रूम में चली गई। मरियम को लग रहा था कि नव्या और आरव स्कूल वाले इंसिडेंट को लेकर काफी परेशान हैं। दूसरी ओर शनाया नव्या से थप्पड़ खाने के बाद गुस्से से उबल रही थी। उसे आज तक किसी ने गुस्से से छुआ तक नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो नव्या को इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। वो तुरंत रोते हुए शेखावत परिवार के पास पहुंची। डैड, डैड। शनाया ने रोते हुए अपने डैड प्रशांत शेखावत से कहा, शनाया, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? यहाँ आओ, यहाँ बैठो। प्रशांत यानी ऋषि के पिता ने शनाया को सोफे पर बैठाया। डैड, देखिए आपकी प्रिंसेस के साथ क्या हुआ है। आपको मेरी हेल्प करनी होगी डैड, शनाया ने रोते हुए कहा। उसने प्रशांत को वो सब बताया जो नव्या ने उसके साथ किया। उसे अच्छे से पता था कि अपने परिवार को नव्या के खिलाफ कैसे भड़काना है। उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। जिसकी औकात तुम्हारे बराबर खड़े होने की नहीं है, उसने तुम्हारे ऊपर सबके सामने हाथ उठाया। प्रशांत ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा। यह देखकर शनाया के दिल को सुकून मिल रहा था। अंदर से वो भले ही बहुत खुश थी, लेकिन ऊपर से उसने सिंपैथी लेने के लिए सैड फेस बना रखा था। पता है डैड,
वहाँ कितने लोग खड़े थे। मुझे थप्पड़ पड़ा तो वो लोग कितना हंस रहे थे मुझ पर। क्या ये रिस्पेक्ट है हमारी फैमिली की? आज से पहले मैं स्कूल जाती थी तो लोग मुझसे डरते थे, मेरे आगे सिर झुकाकर चलते थे, और अब वही लोग मुझ पर हंसेंगे डैड। उस नव्या ने बहुत गलत किया है मेरे साथ, उसे मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। शनाया ने जिद में कहा। डोंट वरी प्रिंसेस, वो नहीं भी चाहेगी तो भी उसे तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी होगी। आई प्रॉमिस आई विल लेट दैट हैपन। छोड़ूंगा नहीं उस नव्या को, प्रशांत ने गुस्से में कहा। कनिका एक किनारे पर खड़ी होकर ये सारा तमाशा देख रही थी। वो जानती थी कि प्रशांत शेखावत की वजह से नव्या जरूर मुसीबत में फंसेगी। उसने अपने बालों को ठीक किया और आगे आकर कहा, अंकल आई एम सो सॉरी। दीदी की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दीदी शनाया के साथ इस तरह से बिहेव करेगी। मुझे तो खुद बहुत। अरे नहीं कनिका, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक वो है जिसे अपनी बेशर्मी का जरा भी एहसास नहीं है, और एक तुम हो जो उसकी गलतियों का बोझ लेकर घूम रही हो। उसने तुम्हारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं दिया है, ऋषि और शनाया की मां मीरा ने कहा। प्रशांत ने पीछे खड़े ऋषि को आगे बुलाया और कहा, ऋषि, उस नव्या ने तुम्हारी बहन के साथ जो किया है उसका हिसाब तुम लोगे। याद दिलाओ उसे कि शेखावत परिवार की बेटी के साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। ऋषि ने हाँ में सिर हिला तो दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से उसने कभी प्यार किया था वो अब इतना बदल चुकी थी। कुछ देर बाद अविनाश भी मुंबई पहुंच गया। वो होटल से रेडी होकर ऑफिस जा रहा था कि तभी उसे मरियम का कॉल आया। उसने अविनाश को सब कुछ बता दिया कि कैसे स्कूल में नव्या और आरव को परेशान किया गया। ये सुनते ही अविनाश परेशान हो गया। आंटी, नव्या और आरव ठीक तो है ना? हाँ, पर नव्या बहुत परेशान लग रही थी। आंटी, उन दोनों का ध्यान आपको रखना है। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच रहा हूं, अविनाश ने घबरा कर कहा। जैसे ही अविनाश नव्या को कॉल करने जा रहा था, पीछे से शशांक की आवाज आई और उसने अविनाश को मीटिंग के लिए बुला लिया। यहाँ नव्या अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में अब भी कनिका की बातें घूम रही थी। उसे हर पल दादी की चिंता सता रही थी। उसने दादी को कॉल करने का भी ट्राई किया, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा था। उसने डिसाइड कर लिया कि वो यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। उसने आरव को देखा तो वो सो रहा था। मरियम भी नीचे अपने कमरे में थी। वो चुपके से नीचे आई और सबसे बचते बचाते आहूजा मैंशन से बाहर निकल गई। आखिर क्या करने वाली थी नव्या? क्या अविनाश प्रोटेक्ट कर पाएगा नव्या और आरव को? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।